तो हम कल अपना डिस्कशन जो कर रहे थे दैट वाज वाटरफॉल मॉडल, राइट? यस सर। सो इन द वाटरफॉल मॉडल क्या होता है कि, अच्छा, जो कोड एंड फिक्स में हमने देखा था, कोड एंड फिक्स में इसमें जो डिमेरिट्स था या डिसएडवांटेज अगर बोल रहे, सो पहला था नो क्वालिटी गारंटी। दूसरा था बजट हाई। तीसरा टाइम कंज्यूमिंग। ओके, सो इसको रिमूव करने के लिए जो दूसरा मेथोडोलॉजी आया हमारा, दैट वाज अ स्पाइरल। स्पाइरल में जो डिमेरिट्स निकला या डिसएडवांटेज, कि बजट हाई था। दूसरा टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन इसमें एक एडवांटेज भी था, या मेरिट बोल रहे, ये था क्वालिटी 99.99। और अगर आपसे कोई पूछे कि स्पाइरल में 99.99 मिलता है, क्वालिटी एकदम रिजिड हो जाना, यस, तभी सारी R&D कंपनी इसी पे काम करती है। वो अदर कोई मेथोडोलॉजी को यूज नहीं करती। नाउ जब, अब इस में जो दो डिमेरिट था, लेटर ऑन क्या हुआ, इंडस्ट्री थोड़ा मैच्योर हुआ, देन दे डिसाइडेड कि चलो यार इसको भी थोड़ा सा कम करना होगा। तो उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि जो भी एंड यूजर है किसी भी सॉफ्टवेयर का, वो मैक्सिमम 10 से 12% ही यूज करता है। किसी भी सॉफ्टवेयर का 10 से 12% यूज करता है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर का, जैसे फ्लिपकार्ट ही ले लेते हैं। फ्लिपकार्ट में एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, दैट इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर। अब उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? सिंपल, कोई प्रोडक्ट लॉग इन, रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट सर्च किया, ऐड टू कार्ट किया, बाय किया, पेमेंट किया, और कुछ प्रोडक्ट हम नेविगेट करते हैं, ब्राउज करते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा भी तो फ्लिपकार्ट में बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप देखोगे आराम से बैठ के, तो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग इन फ्लिपकार्ट। सेम इन जीमेल एप्लीकेशन, एक वेब मेल है जिसमें हम लॉग इन करते हैं, रजिस्टर करते हैं, देन इनबॉक्स चेक करते हैं, कुछ मेल कंपोज करते हैं, कुछ सेंड करते हैं, कुछ डिलीट करते हैं, दैट्स इट। लेकिन इसके अलावा जीमेल में बहुत सारी चीजें हैं। सो ये ऑब्जर्व किया गया उस समय भी कि 10 से 12% यूज करता है। अच्छा, ये दो दो एप्लीकेशन मैंने बताया, फ्लिपकार्ट एंड जीमेल। सो ये चलो मास के लिए, मास पूरा यूज करता है। बट इंटरप्राइज एप्लीकेशन भी होता है। इसमें भी जो यूजर होता है, जैसे अगर मैं CRM की बात करूं, या एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बात करूं, तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में एक अपॉइंटमेंट बुक करने वाला है, डॉक्टर अपना फीचर चेक करेगा पेशेंट के इस पे, वो वहां पे मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेगा। कोई होगा जो देखता होगा कि ऑपरेशनल एक्टिविटी, तो वो पेशेंट का जो मेडिकल रिपोर्ट है उसे अपलोड करता होगा, लाइक ब्लड टेस्ट रिपोर्ट एंड जो भी टेस्ट रिपोर्ट्स आ रहा है उसको अपलोड करता होगा। अब ये अपलोड का फीचर डॉक्टर को देखने की जरूरत नहीं है। वो तो अपना मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेगा, बेस्ड ऑन जो भी उसका डिजीज लिखा हुआ है, उसके बेसिस पे वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर देगा, वो एंटर करेगा।
अपॉइंटमेंट बुक करना डॉक्टर का काम नहीं है, तो डॉक्टर इस फीचर को नहीं देख रहा। अपॉइंटमेंट बुक करने वाला मेडिसिन क्या क्या डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहा है वो उसको देख सकता है, लेकिन एडिट नहीं कर सकता है। वो मेडिकल रिपोर्ट्स को देख सकता है कि अच्छा ये मेडिकल रिपोर्ट आ गया, हाँ ठीक है, अटैच्ड है, यस। हो सकता है कि वो मेडिकल रिपोर्ट ओपन भी ना हो, उसको बस ये दिखा है, ब्लड रिपोर्ट, यस, मतलब वो अवेलेबल है वहां पे। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो जो यूजर है वो एक लिमिटेड फीचर को ही एक्सेस करता है। तो कंपनी ने बोला कि भाई जो 10 से 12% फीचर है ना, आप इसका मुझे 99% क्वालिटी दे दो। बाकी जो 80-88%, 90-88% जो बच रहा है, मतलब रेस्ट जो है, उसका आप 90% या 95% भी मुझे दे दोगे। ओवरऑल मेरा 96-97% क्वालिटी हो गया एंड आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। मैं इसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूं। तो इसीलिए एक अलग मेथोडोलॉजी बनाया, और वो मेथोडोलॉजी बना रिक्वायरमेंट, डिजाइन, कोड, टेस्ट, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। ये स्टेयर्स टाइप से। इस मेथोडोलॉजी को नाम दिया गया वाटरफॉल। क्यों दिया गया? तो इसका एक रीजन था कि मान लो आप यहाँ खड़े हो और एक पर्सन है यहाँ खड़ा है, आपको एक पानी से भरा हुआ बकेट दे दिए, बोले कि सारे स्टेयर्स को गीला करो। तो आप हल्का सा इस स्टेयर्स पे पानी पूरा गिरा देते हो, पानी फ्री फ्लो बहता हुआ सारे स्टेयर्स पे चला जाता है। लेकिन अगर यही काम अगर इसको दिया जाए, तो ये ज्यादा फोर्स लगा के पानी पहले यहाँ फेंकेगा एंड देन वो फ्री फ्लो होता हुआ गिरेगा। करेक्ट? तो ये मेथोडोलॉजी भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि अगर आप ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करवा रहे हो कि पहले रिक्वायरमेंट बनवा लो, फिर डिजाइन बनवा लो, और कोड करवा लो, देन टेस्ट करवा, देन इम्प्लीमेंट हम कर देंगे, तो ये आपका 95% क्वालिटी की हम गारंटी लेते हैं, प्लस टाइम कम लगेगा एंड बजट भी कम होगा। ये दोनों डिक्रीज करेगा एज। लेकिन ये जो आप सारा फेज जो देख रहे हो, ये आप देखो, एक फेज कंप्लीट होगा तभी दूसरा स्टार्ट होगा। सो इसमें एक चीज था, प्रीवियस फेज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर नेक्स्ट फेज स्टार्ट। ये एक इसमें देखा गया कि पहला ये खत्म होगा तभी हम इस पे आएंगे। ऐसा नहीं है कि दोनों या तीनों पैरेलल चलते रहेगा, एक फेज कंप्लीट होगा तभी हम दूसरे फेज पे आएंगे। दूसरा इसमें देखा गया कि टेस्टिंग जो है ना, ये बहुत एकदम ऑलमोस्ट लास्ट में इंट्रोड्यूस हो रहा है। सो टेस्टिंग कम्स वेरी लेट। टेस्टिंग बहुत लेट आ रहा है, बहुत लास्ट में आ रहा है। ये दो चीज तो पहले ऑब्जर्व किया गया। तीसरी चीज इसमें क्या थी कि मान लो कि आप ऐसा सिनारियो सोचो कि फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट में पे करने का पेज जो बना हुआ है, ये पे करने वाला पेज है। वो प्रैक्टिकल विजुलाइज करना, पे पे जब आप क्लिक करते हो तो ये पेज ओपन होता है, देन दिखाता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, सीओडी।
और जो भी रेडियो बटन आप सेलेक्ट करते हो, एंड देन यहाँ पे कुछ बटन कुछ भी नहीं है, नॉर्मली ये चीज आ रहा है ना। जब क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट स्टार्ट करते हो तो आप इसको सेलेक्ट करते हो, तो इसी के नीचे एक दिखाता है क्रेडिट कार्ड नंबर, देन एक्सपायरी डेट फिल करने के लिए, देन सीवीवी नंबर, और पे बटन होता है इसी के नीचे। उसी तरह इंटरनेट बैंकिंग आप सेलेक्ट करते हो, तो वो आपको बैंक का एक ड्रॉप डाउन मान लो बना के दिखा दिया वहां पे नीचे में। यहाँ पे बैंक आ रहा है, आप बैंक जैसे सेलेक्ट करते हो और सबमिट एक बटन दिखा दिया, तो सबमिट करते हो तो उस बैंक के आप पेज पे लॉगिन कर जाते हो, पेज पे आ जाते हो। कैश ऑन डिलीवरी आपने किया तो ठीक है, ऑर्डर वाले पेज पे ओके थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेसन आपको दिखा देता है। तो ये जो रिक्वायरमेंट बना, तो इस पेज पे अब ये पेज पूरा भर गया, पूरा भर गया। हमारा रिक्वायरमेंट जो था यहाँ तक, कोडिंग तक, डेवलपर ऐसे ही डेवलप किया क्योंकि यही रिक्वायरमेंट था। नाउ फ्लिपकार्ट अब बोला नहीं, अब हमें यूपीआई से भी मैं पैसा एक्सेप्ट करूंगा, यूपीआई से भी एक्सेप्ट करूंगा। तो अब यूपीआई के लिए तो यहाँ जगह है नहीं, करेक्ट, यूपीआई के लिए जगह है नहीं। ना यूपीआई से पैसा एक्सेप्ट करेंगे तो पहली चीज तो इसका रिक्वायरमेंट बनेगा कि यूपीआई से हम कैसे पैसा एक्सेप्ट करेंगे। क्या यूजर स्कैन करेगा, या यूजर अपना यूपीआई आईडी देगा और वहां पे हम पुश रिक्वेस्ट भेजेंगे कि इस अमाउंट, ये अमाउंट आप पे करो, या यूजर अपना फोन नंबर डालेगा, जो भी है फोन नंबर, उस फोन नंबर पे बेसिस पे सर्च करके उसके यूपीआई आईडी को कंफर्म करवाएंगे पहले कि यही है आपका यूपीआई आईडी, एंड देन उस पे हम पुश नोटिफिकेशन भेजेंगे। तो अब इसका ये एक अपना साइकिल स्टार्ट हो गया ना, पेमेंट साइकिल, लाइफ साइकिल इसका स्टार्ट हो गया। अब ये तो जगह है नहीं यहाँ पे इस पेज में, तो ये तो रिक्वायरमेंट बना, अब इसका जगह भी तो होना चाहिए ये फीचर देने के लिए। तो इस पेज को दोबारा से रीडिजाइन करवाया जाएगा कि इसके भी लाइफ साइकिल को पूरा किया जाए। तो अब हुआ पे करने के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, सीओडी मैंने नीचे लेके गया क्योंकि ये हमेशा लास्ट प्रेफरेंस, पहले तो हम पैसा आ जाए मेरे पास। तो यूपीआई, अब यूपीआई सेलेक्ट करेगा तो ये इसका अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट होगा। तो अब ये डिजाइन भी चेंज हुआ एप्लीकेशन का, राइट। तो यही काम यहाँ पे भी होने लगा क्योंकि आईटी कंपनी तब तक बहुत मैच्योर हो चुकी थी, और ये करीब 95 के डिकेड की बात है, मिड डिकेड की बात है। तो लोगों ने बोला भाई अभी टेस्टिंग चल रहा है और यहाँ पे मुझे अपने एप्लीकेशन में कुछ चेंज करवाने हैं, तो अब आपको रिवर्स में जाना पड़ेगा कि आप रिक्वायरमेंट भी चेंज करवाओ, डिजाइन भी उसका अपडेटेड करवाओ, फिर कोड भी हम करेंगे उसका, एंड देन वो टेस्ट के लिए आएगा फिर। तो इससे क्या हुआ, रीवर्क होने लगा, काम बढ़ गया क्योंकि नया कोड लिखे तो पुराने कोड के साथ वो कंपेटेबल भी तो होना चाहिए, मर्ज भी तो करना पड़ेगा उसे। और नया कोड लिखे तो उसकी वजह से कहीं पुराने कोड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गया, ये भी तो चेक करना पड़ेगा। तो रीवर्क हुआ, और ये सब जो कोड करना, डिजाइन करना, रिक्वायरमेंट लिखना, फिर कोड कर रहा है, रीवर्क कंपैटिबिलिटी डेवलपर भी चेक कर रहा है, फिर वो टेस्टिंग के लिए आया। अब टेस्टिंग टीम फिर से पेमेंट पे पहले जितने टेस्ट केस लिखे हुए थे उन टेस्ट केस को अपडेट करना है, देन टेस्टिंग भी प्रोसीड करनी है। तो ये एक रिवर्क जो हुआ, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुआ कि यहाँ पे टाइम कंज्यूम होने लगा। टाइम बढ़ेगा तो बजट इंक्रीज हो गया, टाइम इंक्रीज हुआ
तो बजट इंक्रीज हो गया, तो आईटी कंपनी ने बोला भाई ये काम तो फिर थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। तो कंपनी बोली अच्छा ठीक है, क्योंकि कंपनी लोगों के पास भी सॉफ्टवेयर की रीचेबिलिटी हो गई, लोग भी यूज करने लगे सॉफ्टवेयर को। तो कंपनी बोली ठीक है भाई आप काम करो, हम पैसा दे रहे हैं, जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा आपका हम दे रहे हैं, पे कर रहे हैं, आप काम करो। तो ये मेथडोलॉजी आया कि रिवर्स में जाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो था, कॉम्प्लेक्स बट नॉट इम्पॉसिबल। नॉर्मली आप देखोगे, लोग से पूछोगे वाटरफॉल मॉडल का डिमेरिट, तो फट से बोल देगा कि रिवर्स डायरेक्शन में जाना इम्पॉसिबल था। इम्पॉसिबल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि रीवर्क एक्टिविटी हो रही है इसमें। सो दिस इज नॉट कॉम्प्लेक्स, इट इज, दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, दिस इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। तो भाई ठीक है, कॉम्प्लेक्स काम है तो पैसा भी तो मुझे क्लाइंट दे रहा है करने के लिए, तो हम करेंगे उसका काम। ओके। तो इस मेथड में एक ये चीज डिमेरिट देखा गया उसे, जो दोनों इधर था कि बजट और टाइम, वाटरफॉल मॉडल में जो मेरिट इसका था कि बजट और टाइम, ये दोनों एडवांटेज हो गया इसका। और मेरिट कि बजट भी कम हो गया, टाइम भी कम हो गया, और क्वालिटी भी मिला इसे 95%। लेकिन डिमेरिट इसमें क्या निकला? पहली चीज कि टेस्टिंग कम्स वेरी लास्ट, बहुत लेट आ रहा है टेस्ट। दूसरा, गोइंग रिवर्स इज अ बिट कॉम्प्लेक्स। ये दो चीज इसमें डिमेरिट निकला। अब आप देखो डेवलपमेंट मैथोलॉजी को, कोड एंड फिक्स में जो प्रॉब्लम था, क्वालिटी कुछ भी नहीं था सही, स्पाइरल में आया तो एक चीज हमने ठीक किया, दो अभी भी है, तीसरा आया, इन सबको ठीक कर दिया, लेकिन कुछ नया डिमेरिट्स आ गया, कुछ नया डिमेरिट आ गया। करेक्ट। सो नाउ इस मेथोडोलॉजी पे, वाटरफॉल पे आज भी बहुत सारी कंपनी काम करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। आज भी बहुत सारी कंपनी काम करती है, और जो कंपनी काम करती है वो कंपनी होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी इसी वाटरफॉल मेथोडोलॉजी पे आज भी काम करती है। क्यों? क्योंकि उनको, उनका विजन क्लियर है कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा ही बनेगा, और उनकी रिक्वायरमेंट चेंज नहीं होती है। होती है चेंज, ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं होता है, लेकिन वो माइनर चेंजेस तो कभी भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेजर चेंजेस जो है उसमें, वो 3 साल, 4 साल, 5 साल पे होता है, मेजर चेंजेस। जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री, बैंकिंग, इंश्योरेंस, अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं तो मेरी रिक्वायरमेंट चेंज नहीं होगी बार बार। टेलीकॉम कंपनी, इसका जो गाइडलाइन है, अब जैसे मान लो मैं टेलीकॉम के लिए एक एप्लीकेशन मेरी कंपनी बना रही है। अब इंडिया में है वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, बीएसएनएल, 4 कंपनी चल रहा है, और मैं प्रोडक्ट बना के चाहता हूं कि इन कंपनी को सेल करूं।
तो क्या मैं रिक्वायरमेंट लेने इन चारों कंपनी के पास जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। मैं इन ये चारों कंपनी या दुनिया की सारी टेलीकॉम कंपनी एक ही फ्रेमवर्क को फॉलो करती है, जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है। एंड दैट वो फ्रेमवर्क डिसाइड करता है एक ऑर्गेनाइजेशन है एनगॉस। हम इसके रेगुलेशन को उठा के इसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो मैं जिस भी वर्ल्ड के टेलीकॉम कंपनी को चाहूं बेच सकता हूं। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। जैसे मान लो आपको वोडाफोन बोल रहा है कि ठीक है, आपके मोबाइल नंबर को हम स्टोर कर रहे हैं अपने डेटाबेस में, तो हम इसको बोलेंगे कंज्यूमर मोबाइल नंबर। एयरटेल बोलेगा नहीं, हम इसको डायरेक्ट शेयर करेंगे कंज्यूमर आईडी से। तीसरा बोल रहा है कि नहीं, हम इसको सेव करेंगे पार्टनर आईडी। लेकिन लेबल का नाम चेंज हो रहा है सिर्फ। तो माइनर चेंजेस होंगे। दूसरा चेंज होगा कि वोडाफोन बोल रहा है कि भाई हम 299 रुपया का हमारा रिचार्ज पैक होगा। एयरटेल बोल रहा है नहीं, मेरा 280 रुपये का होगा। वोडाफोन बोल रहा है मेरा 275 रुपये का होगा। ये क्या हुआ? कैलकुलेशन का लिटिल बिट चेंज। लेकिन जो इनका फ्रेमवर्क होगा वो सब सेम होगा। ये यूजर का साइकिल जो होगा वो कैसे चलेगा, यूजर कैसे हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड होगा, क्या क्या, कि वो एक प्रोसेस फॉलो करके ऑनबोर्ड होगा। और वो चीज बताता है एनगॉस। तो एनगॉस के फ्रेमवर्क को फॉलो करके हम टेलीकॉम अब बनाएंगे एप्लीकेशन। अगर बैंकिंग फॉलो करना है, लेट से कि मुझे इंडिया के बैंक के लिए बनाना है। इंडिया में तो अब 200 बैंक है, तो हर बैंक से मैं रिक्वायरमेंट लेने थोड़े ना जाऊंगा। मैं सिंपली आरबीआई के गाइडलाइन को फॉलो करूंगा और सॉफ्टवेयर बनाऊंगा। अलग अलग बैंक का कैलकुलेशन पार्ट डिफरेंट होगा, तो वो मैथमेटिकल है, वो प्रोग्राम करेंगे तो कैलकुलेशन हम इन जो बार बार चीजें चेंज हो रही है हर बैंक का, उसको हम अलग फाइल में रखते हैं और फाइल को सिर्फ अपडेट करते हैं, सब कुछ हो जाता है। अगर इंश्योरेंस के लिए बनाना है, इतनी इंश्योरेंस कंपनी है, तो मैं किसको फॉलो कराऊंगा? आईआरडीए के रेगुलेशन को, इसके अकॉर्डिंग। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, अच्छा ये सब भी अपना चेंज करता है रिक्वायरमेंट, ऐसा नहीं है नहीं चेंज करता है। लेकिन मतलब 3 से 5 साल में एक मेजर चेंज होगा। माइनर चेंज तो छोटे मोटे होते रहते हैं। जैसे अब अभी देखो, 6%, 6.5% रिजर्व बैंक का था रेपो रेट। अब 6 फरवरी 7 फरवरी को इसको कम करके 6.25 कर दिया, मतलब 0.5% की कटौती, 0.25% कट कर दिया। तो क्या हुआ? चेंज हो गया, माइनर चेंज हुआ। कि अब जो इंटरेस्ट होगा, पहले 6.5% इंटरेस्ट लगता था, अब 6.25% इंटरेस्ट लगेगा। तो कैलकुलेशन पार्ट में चेंज हुआ। अब ये जो चीज चेंज होना है, इसे अलग फाइल में रखता है डेवलपर, कि जब भी चेंज करना है हम सिर्फ उस फाइल में इसको चेंज करके ये कर दिए, तो अब इस हिसाब से सारा अपने आप जगह इस डेट के बाद से जो भी कैलकुलेशन होगा वो इस वैल्यू पे होगा। तो ये चीज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बहुत कम होता है। मतलब रिक्वायरमेंट चेंज। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी स्टार्ट फॉलोइंग दिस, एंड आज भी वो इसको फॉलो करते हैं, जितनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। हाँ, प्रोसेस वो अजाइल की तरफ बहुत सारी ले गए हैं कि ठीक है, उन्हें रिक्वायरमेंट क्लियर है कि मेरा फिक्स रिक्वायरमेंट है, अब उसी को जल्दी बनवाना है, तो अजाइल की तरफ मूव कर जाते हैं। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वाटरफॉल ही नॉर्मली उनका चलता है ना। अब इसमें जो डिमेरिट था वाटरफॉल का, जो हमने देखा, टेस्टिंग कम्स वेरी लास्ट, गोइंग रिवर्स इज अ बिट कॉम्प्लेक्स। इसको दूर करने के लिए एक दूसरे मेथडोलॉजी बनाई, जो इसी का
क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी अच्छा मिल रहा था, 95%, 96%। तो इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया और जो डिमेरिट्स था बस उसी को रिमूव किया, एंड दैट बिकम वी मॉडल। इस शेप में आ गया। यहाँ पे रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस, डिजाइन, कोड, और बोला कि टेस्टिंग सबसे लास्ट में होता है ना। लो जी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बेसिस पे यूएटी होगा। यूएटी बोले तो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। डिजाइन के बेसिस पे सिस्टम टेस्टिंग होगा, और कोड जो डेवलपर करेगा वो यूनिट टेस्टिंग करेगा, एंड देन वो टेस्टर को देगा तो टेस्टर सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेगा। ठीक है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा? कोड करेगा तभी तो कुछ भी चीज आएगा टेस्टर के पास। और कोड करने के बाद वो क्या कर रहा है? यूनिट टेस्टिंग। सो फर्स्ट इज यूनिट टेस्टिंग, सेकंड सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, थर्ड सिस्टम टेस्टिंग, एंड फोर्थ यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो ये जो चार टेस्टिंग आप देख रहे हो सर, ध्यान रखना, दीज आर कॉल्ड टेस्टिंग लेवल्स। दीज आर कॉल्ड टेस्टिंग लेवल्स। चार ही टेस्टिंग के लेवल होते हैं। ऑलवेज रिमेम्बर, यही चार होते हैं। इसको अभी मैं और एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो आपको टेस्टिंग बेसिकली है क्या, क्यों इंटरव्यूअर आपको फंसा लेता है, आपको रियलाइज हो जाएगा। एंड ये जो वी शेप में बना, तो लेफ्ट साइड का जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड वेरिफिकेशन एंड स्टैटिक टेस्टिंग। और राइट साइड का जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड वैलिडेशन और डायनेमिक टेस्टिंग। तो सबसे पहले आप इसको समझो कि स्टैटिक टेस्टिंग क्या होता है, वेरिफिकेशन क्या होता है, डायनेमिक टेस्टिंग क्या होता है, एंड वैलिडेशन क्या होता है। ये जो लेफ्ट साइड का जो तीनों चीज है, ये कहाँ बनता है, किस चीज पे बनता है? तो रिक्वायरमेंट किस पे लिखता है? डॉक्यूमेंट पर। डिजाइन किस पे बनता है? डॉक्यूमेंट पे। कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह होता है, डॉक्यूमेंटेड होता है। कोड किस पे लिखता है? एडिटर पे। जैसे नोटपैड प्लस प्लस हो गया या इक्लिप्स हो गया, इन सारे एडिटर्स पे लिखता है वो। सो ये सारा लेफ्ट साइड वाला जो चीज है, आप देखो, दीज ऑल आर डॉक्यूमेंटेड। ऑल आर डॉक्यूमेंटेड। और जो चीज डॉक्यूमेंट हुआ, दैट ऑटोमेटिकली बिकम स्टैटिक, मतलब रुक गया, ठहर गया। जो भी चीज डॉक्यूमेंट हुआ वो स्टैटिक हो जाता है। नाउ ये जो डॉक्यूमेंट बना, सपोज करो कि मैं एक बिजनेस एनालिस्ट हूँ, मैंने डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट लिखा, तो मेरा रिक्वायरमेंट फाइनल थोड़े ना हो गया।
मेरा रिक्वायरमेंट मेरा मैनेजर या सुपरवाइजर एक बार रिव्यू तो करेगा उसे, कि राहुल ने सब कुछ सही से लिखा कि नहीं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं लिख दी, या कुछ चीज छोड़ तो नहीं दिया। वो उसे एक बार रिव्यू करेगा। एंड रिव्यू करना क्या कहलाता है? दैट इज टेस्टिंग। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड स्टैटिक टेस्टिंग। क्लियर? क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेड है सब कुछ। सो दिस इज कॉल्ड स्टैटिक टेस्टिंग, क्योंकि डॉक्यूमेंट का भी रिव्यू तो कर रहा है उसका डिजाइनर है, तो डिजाइन किया उसने, अब उसका सुपरवाइजर डिजाइन का रिव्यू कर रहा है। कोड लिखा डेवलपर, कोड का भी रिव्यू, कोड का जो डेवलपर का जो टीम लीड है या सीनियर डेवलपर है, वो उसके कोड को रिव्यू करता है। सो एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड, एंड डॉक्यूमेंट का जो रिव्यू हो रहा है, that's why it is called testing, and document itself is static, so इसलिए कहलाता है स्टैटिक टेस्टिंग। नाउ डायनेमिक टेस्टिंग क्या हुआ? यूनिट टेस्टिंग के बाद डेवलपर आपको क्या देता है एज ए टेस्टर को? वो यूआरएल देता है अगर वेब एप्लीकेशन है, या डॉट ईएक्सी देगा अगर विंडो बेस्ड एप्लीकेशन है, कि आप इसको अब टेस्ट करो। राइट? जो जितना भी पार्ट बनाया, 2 4 10 फीचर जितने भी बने, पूरे एप्लीकेशन का तो एक बार में नहीं दे रहा, लेकिन जितने भी फीचर बने उनका वो देता है कि आप एक बार इसको वेरीफाई कर लो, चेक कर लो। अब टेस्टर उसके ऊपर अपना इनपुट डाल के चेक करता है। तो एप्लीकेशन अपना रियल टाइम पे बिहेवियर शो करता है ना। आप सपोज करो कैलकुलेटर है, 2 + 2 डाला, 4 दिखाया, 1 + 4 दिखाया, 5 दिखाया, तो रियल टाइम पे अपना बिहेवियर चेक दिखा रहा है ना। एंड जो बिहेवियर हुआ वो बार बार चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायनेमिक। और हम कर क्या रहे हैं? टेस्ट कर रहे हैं उससे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायनेमिक टेस्टिंग। नाउ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब हुआ कि जो भी डेवलपर कोड कर रहा है, डेवलपर ने जो भी कोड किया है एप्लीकेशन के लिए, क्या वो कोड इसी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे किया है, एंड इसी डिजाइन को माइंड में रख के किया है, रेफरेंस लेके किया है? मतलब जो कोड किया वो एज पर रिक्वायरमेंट किया, एंड डिजाइन किया है कि नहीं? जो कोड करना था वो एज पर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट एंड डिजाइन डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग किया कि नहीं, या कर रहा है कि नहीं? दिस इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। मतलब अब इसको थोड़ा ऐसे आप समझो कि बहुत सिंपल है कि आप एक सपोज करो 10th क्लास का एग्जाम दे रहे हो, 10th का एग्जाम दे रहे हो फिजिक्स का। ठीक है? आप वो स्टूडेंट, और इधर है टीचर। अब आपने जो आंसर, और ये फिजिक्स का बुक है, आपने जो आंसर किया तो आप इसी बुक के रेफरेंस को तो ध्यान में रख के आंसर करोगे, और आपने आंसर किया आंसर शीट में। ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड वेरिफिकेशन, कि जो भी काम आपने किया तो हमारे पास जो रेफरेंस डॉक्यूमेंट था, क्या आपने रेफरेंस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे किया सब कुछ, ये आपको लग रहा है, लेकिन क्या सच में आपने किया उस रेफरेंस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे? टीचर आपके कॉपी को इवेलुएट करता है तो आपको मार्क्स देता है कि आपने उस बुक के अकॉर्डिंग आंसर किया कि नहीं किया। सो दिस इज कॉल्ड वैलिडेशन, क्योंकि वो चेक कर रहा है उसको रियल टाइम पे। सो कोडिंग एज पर इन दोनों के हुआ कि नहीं, एंड
एप्लीकेशन जो बना, क्योंकि यहां तो एप्लीकेशन मिला ना उसे टेस्टर को। सो एप्लीकेशन बिहेवियर इज एज पर रिक्वायरमेंट एंड डिजाइन। तो ये पार्ट टेस्टिंग का है, तो टेस्टर चेक कर रहा है इस, मतलब फाइनली वो चेक कर रहा है। करेक्ट। सो इसलिए इसको बोलते हैं, अगर बुकिस नॉलेज, बुकिस डेफिनेशन पे हम जाएं, या बुकिंग डेफिनेशन पे, आर वी मेकिंग राइट प्रोडक्ट, क्या हम सही प्रोडक्ट बना रहे हैं? जैसे आपने, आर यू आंसरिंग करेक्ट, ये आपको नहीं पता है ना, लेकिन आप आंसर तो आप कर रहे हो। सो आर वी मेकिंग राइट प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। और वैलिडेशन में हम इसी को तो चेक कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं आर वी, या लिख दो डिड वी, या यही लिखो, आर वी मेक प्रोडक्ट राइट। जो हमने प्रोडक्ट बनाया है वो सही बनाया है कि नहीं बनाया, दोनों में बस यही डिफरेंस है। आर वी मेकिंग राइट प्रोडक्ट, यहाँ पे डाउटफुल है, और यहाँ पे श्योरिटी है, चेक कर करके हम बता रहे हैं। एंड दूसरा, आप यहाँ पे देखो, कहीं पे भी टेस्टर इन्वॉल्व है? यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। टेस्टर यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो सर इसको ये हम, जो सर ये जो आपने बताया आर वी मेकिंग राइट प्रोडक्ट और आर वी मेकिंग प्रोडक्ट राइट, मुझे लगता है इंटरनेट पे इसका उल्टा है, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का। यस, सॉरी सॉरी सॉरी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आर वी मेकिंग प्रोडक्ट राइट, ये होगा आर वी मेकिंग प्रोडक्ट राइट। मैंने गलत लिख दिया, ये सही बोल रहे हो आप, मैं। और यहाँ पे आर वी मेकिंग राइट प्रोडक्ट राइट, यही तो होगा ना हाँ फाइनली, जी, हाँ जी। इंश्योरिटी यही ना मतलब, हाँ जी। राइट प्रोडक्ट, ये ठीक है। ये डाउटफुल है ना, आर वी मेकिंग प्रोडक्ट राइट हम्म। एंड आर वी मेकिंग राइट प्रोडक्ट। नाउ, अब यहाँ पे ये पूरा चीज क्या है, डेवलपर इन्वॉल्व है। करेक्ट। फाइनली जो भी चीज डेवलप कर रहा है वो पर्सन, डिजाइनर जो डेवलप किया वो उसका, बिजनेस एनालिस्ट वो उसका डेवलपर है रिक्वायरमेंट का। तो इसको हम बोलते हैं, इसीलिए वेरिफिकेशन को आप बोल सकते हो इज अ डेवलपमेंट अप्रोच। एंड इसे हम यहाँ पे पूरा टेस्टर है ना, तो इसे हम बोल सकते हैं इज अ वैलिडेशन, इज अ टेस्टिंग अप्रोच। ये दोनों में डिफरेंस है, और ये इंटरव्यू में पूछते हैं। ना, अब यहाँ पे देखो कि इसे यूनिट टेस्टिंग कौन करता है? यूनिट टेस्टिंग इज ऑलवेज डन बाय, ये यूनिट टेस्टिंग ऑलवेज डन बाय डेवलपर। यूनिट टेस्टिंग ऑलवेज डन बाय डेवलपर। टेस्टर जो है
वो ये दो टेस्ट करता है, सिस्टम टेस्टिंग एंड सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ये दो टेस्टिंग टेस्टर करता है। एंड द यूएटी जो है ये करता है क्लाइंट पर्सन, क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव बोल लो आप। क्लाइंट जिसको भी अपने साइड से नॉमिनेट करता है वो करता है। वो बिजनेस एनालिस्ट हो सकता है, जैसे अजाइल में प्रोडक्ट ओनर को हम डेमोन्स्ट्रेट करते थे ना, उसी तरह यूएटी वो उसके सामने हमें दिखाना होता है। यहाँ पे भी वही चीज है, नाम अलग है। वहां पे स्प्रिंट रिव्यू बोलते थे, यहाँ पे यूएटी बोलते हैं। ठीक है। अब यूनिट टेस्टिंग तो चलो डेवलपर कर लिया, हमें समझ में आ गया, डेवलपर करके हमें दे दे रहा है करने के लिए। अब आप एक सिनारियो सोचो सर, जस्ट थिंक अ सिनारियो कि मेरा ये एप्लीकेशन है, इसमें इतने मॉड्यूल हैं, ABCDEF। ध्यान देना इस चीज पे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। डेवलपर ने ए बनाया, ए को उसने चेक किया यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में आपको दिखाऊंगा कैसे करता है वो, और आप लोग से कोड को भी रिजॉल्व करवाऊंगा कि कोड में क्या इश्यू है, आप बताओ, जिससे कि आप समझ पाओगे कि यूनिट टेस्टिंग में डेवलपर कर क्या रहा है। तो अभी हम मान के चलते हैं, सिंपली आप समझो कि हाँ यूनिट टेस्टिंग डेवलपर अपना कर लिया और ए फीचर आपको दे दिया टेस्ट करने। अब ए आपके पास आ गया और इस पूरे सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं एक्स। मान लो इसका पूरे सॉफ्टवेयर का नाम है एक्स। ये हमारे पास आया और इसी तरह हर इंडिविजुअल मॉड्यूल आया, ABCDEF। हर इंडिविजुअल मॉड्यूल आया मेरे पास टेस्ट हो, टेस्टर के पास। टेस्टर ने हर इंडिविजुअल मॉड्यूल को टेस्ट किया और सब क्या हो गया सर, पास हो गया, इंडिविजुअली पास हुआ। ठीक। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट था सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सबसे पहले तो वही टेस्टिंग का लेवल में जो टेस्टर काम करता है उसे बोलते हैं SIT, दैट इज सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग। और मान लेते हैं सर ए के अंदर जो फीचर था वो लॉग इन पेज था, सिंपल, जैसे यूजर आईडी, पासवर्ड, लॉगिन, देन फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट यूजर आईडी। ये दोनों लिंक है और ये एडिट बॉक्स है, ये एडिट बॉक्स है और ये बटन। ठीक है। मान लेते हैं ए के अंदर ये फीचर था, आपको टेस्ट करने मिला, तो हम बोल रहे हैं कि सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग ये हुआ। पहली बार मुझे मिला, तो इसके हिसाब से तो हम सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग ही करेंगे, राइट। और 99% आप सारे लोग के मुंह से सुनोगे टेस्टिंग कम्युनिटी से, फंक्शनल टेस्टिंग कर रहे हैं और सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग पहला लेवल है। तो भाई फंक्शनल टेस्टिंग कहाँ गया, पहला तो ये क्वेश्चन है। लेवल में तो पहला है सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, और हमें 99% टेस्टर यही आपको बोलेगा, मैनेजर भी बोलेगा, या आप मीटिंग में भी सुनोगे क्लाइंट भी बोलता है कि फंक्शनल टेस्टिंग करवाना है। तो फंक्शनल टेस्टिंग तो लेवल में है ही नहीं। लेकिन वो सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग नहीं बोलता। सिस्टम टेस्टिंग बोल लेगा, आप सुन लोगे सिस्टम टेस्टिंग कभी कभी वो बोल रहा है, लेकिन फंक्शनल इंटीग्रेशन टेस्टिंग आप ना सुनोगे।
सॉरी, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग बहुत रेयरली सुनोगे आप। एसआईटी बोलेगा सब, एसआईटी एनवायरनमेंट एसआईटी, लेकिन सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं, ना तो कोई टेस्टर बोलता है, ना तो उसका मैनेजर बोलता है, ना टीम लीड बोलता है, ना मैनेजमेंट बोलता है, कोई भी नहीं बोलता। तो आखिर वो है क्या? तो नॉर्मल डेफिनेशन अगर गूगल पे पढ़ो तो बोलेगा व्हेन वी वैलिडेट टू और मोर देन टू मॉड्यूल, then it is called सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग। यही है डेफिनेशन निर्मित सर। गूगल पे। और मैं बोल रहा हूँ सर, मैंने आपको सिर्फ ए मॉड्यूल दिया। अब ए मॉड्यूल में आप फंक्शनल टेस्टिंग करोगे कि सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग? पहला तो ये क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। दो मॉड्यूल तो है ही नहीं, तो लॉग इन मॉड्यूल मैंने आपको दिया। तो यहाँ पे फंक्शनल टेस्टिंग भी हो रहा है और सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी हो रहा है। फंक्शनल टेस्टिंग का मतलब हुआ सर सिंपली टू चेक द फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन। तो इसमें लॉग इन बटन की फंक्शनैलिटी होगी ना कुछ, इसकी कुछ फंक्शन, ये कुछ फंक्शनल चीज काम कर रहा है नहीं ना, ये सिर्फ डेटा कैप्चर कर रहा है। ये कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये परफॉर्म कर रहा है। ये इस पे क्लिक करेंगे कोई दूसरा पेज ओपन हो जा रहा है। ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है, ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है। तो आप सिस्टम इंटीग्रेशन करो या सिस्टम टेस्टिंग करो, फंक्शनल चीज तो हमेशा रहेगा। इसीलिए फंक्शनल टेस्टिंग वो हमेशा बोलता है, क्योंकि एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ तो बटन होगा। नहीं तो सिर्फ डेटा कैप्चर, मान लो कि ये लॉगिन है ही नहीं और लॉगिन पेज पे ये लॉगिन बटन नहीं है, सिर्फ ये है, डेटा कैप्चर करके आप क्या करोगे? आगे बढ़ ही नहीं पाओगे अनटिल अनलेस कोई बटन ना हो कि जिस पे क्लिक करके आप आगे फॉरवर्ड मूव करो आप। तो फंक्शनल टेस्टिंग तो हमेशा होगा। तो चलो सर, फंक्शनल टेस्टिंग तो समझ गया कि क्या हो गया, बटन है, कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे भी फंक्शनल टेस्टिंग हो रहा है, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहाँ हो रहा है? इंटीग्रेशन तो बोल रहा है टू और मोर देन टू मॉड्यूल। तो मोर देन की तो बात छोड़ो, टू तो है ही नहीं, एक ही मॉड्यूल है लॉग। फिर कहाँ हो रहा है फंक्शनल टेस्ट, तो इंटीग्रेशन टेस्ट? तो यहाँ पे इंटीग्रेशन भी हो रहा है, और वो इंटीग्रेशन हो रहा है नॉट मॉड्यूल लेवल। दिस इंटीग्रेशन इज हैपनिंग ऑन component लेवल। कंपोनेंट लेवल इंटीग्रेशन। और कंपोनेंट क्या है सर? दिस इज द वन कंपोनेंट, दिस इज द सेकंड कंपोनेंट, दिस इज द थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। तो इन दोनों का तो खैर कोई भी इनके साथ सिंकअप नहीं है, लेकिन वन टू थ्री, these all are components एंड इनके प्रॉपर इंटीग्रेशन हो रहा है। और वो कैसे हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पे गलत यूजर आईडी और सही पासवर्ड डाल के लॉगिन पे क्लिक करता हूं, देन इट शो सम एरर मैसेज। सो ये इन दोनों के इंटीग्रेशन के बाद ही तो ये एरर मैसेज आ रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंपोनेंट लेवल इंटीग्रेशन। क्लियर है? कोई क्वेश्चन? क्लियर है ना? जी सर। यस सर।
ना, अब आपको ए मॉड्यूल मिला, आपने टेस्ट किया, ऐसे ही इस इंडिविजुअल मॉड्यूल मिला, सब हमने टेस्ट किया। अब डेवलपर क्या किया, ए और बी को इंटीग्रेट कर दिया, मॉड्यूल लेवल उसने इंटीग्रेट कर दिया। तो यहाँ पे भी तो कंपोनेंट लेवल इंटीग्रेशन हो रहा था, इसमें भी कंपोनेंट छोटे छोटे कुछ होंगे कंपोनेंट्स। हमने सबको चेक किया, सब सही है। अब ए और बी को मर्ज कर दिया, ए प्लस बी, और मान लो इसे हम बोलते हैं पी, फिर सी प्लस डी को ये जो मर्ज मॉड्यूल हुआ इसको लेट से हम बोलते हैं क्यू, और ई प्लस एफ इसे बोलते हैं आर। अब पी को आपने टेस्ट किया, पास, इसको टेस्ट किया क्यू को, ये भी पास, इसको किया, ये भी पास। तो ये कौन सी टेस्टिंग हमने किया, एसआईटी, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, करेक्ट। सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग ये हमने किया, क्योंकि दो मॉड्यूल इंटीग्रेट हो रहा है। अब ये पास हो गया ना। अब फिर उसने इसको मर्ज किया, पी प्लस क्यू, और इसे हम बोलते हैं लेट से एस, और आर हमारे पास है। एस को आपने टेस्ट किया, ये पास हो गया, आर ऑलरेडी पास है। तो अब एस एंड आर को मर्ज कर दिया, एस प्लस आर, तो ये तो क्या बनेगा, एक्स बनेगा ना, मेरा पूरा एप्लीकेशन तो एक्स है ना। एक्स को आपने टेस्ट किया और ये भी पास हो गया। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, और यहाँ पे भी क्या हुआ, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इतना क्लियर है सबको? तो ये ग्रुप बन गया सर, एक है ना। ग्रुप नहीं बना, एक अलग अलग मॉड्यूल को इंटीग्रेट करते दे रहा है। हम्म, क्लियर है इतना? जी सर। नाउ अब ये मेरा एक्स जो बना, एस और आर जो हुआ, तो ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग ही तो कर रहे हैं हम। और इंटीग्रेशन टेस्टिंग करने के बाद मेरा एक्स सही काम कर रहा है, तो मतलब सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग हम किए हैं एक्स का, और ये बढ़िया चल गया। बढ़िया चल गया मतलब सब कुछ सही चल रहा है एप्लीकेशन में। तो अब इसको डिलीवर कर देना चाहिए कायदे से क्लाइंट को। मेरा पूरा एप्लीकेशन टेस्ट हो गया, तो क्लाइंट को डिलीवर करेंगे ना। तो अब हम गए डिलीवर करने, और क्लाइंट, और ये टेस्टिंग तो रह ही गई सर हमारी। हम तो अपना पूरा एप्लीकेशन को इसी में चेक कर लिए, सब कुछ सही चल गया, लेकिन सिस्टम टेस्टिंग तो रह ही गया। समझ रहे हो सर आप लोग मेरी बात को? तो क्या सिस्टम टेस्टिंग नहीं करें? जब पूरा एप्लीकेशन टेस्ट हो गया तो सिस्टम टेस्टिंग नहीं करें? तो आप सुनोगे लोगों से, वो बोलते हैं कि नहीं, हम कंप्लीट एप्लीकेशन को चेक कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टम टेस्टिंग। तो भाई यहाँ पे हमने क्या किया था, आधा अधूरा एप्लीकेशन को चेक किया था। खुद सोचो, यहाँ पे हमने क्या किया था, आधा अधूरा को चेक किया था। ये भी तो हम पूरा ही इंडिविजुअल से स्टार्ट किए, फिर छोटे छोटे मॉड्यूल को ऐड करते गए, फिर बड़े मॉड्यूल को, एंड देन फाइनली हम इसको चेक किए। तो यहाँ पे भी तो हम पूरे एप्लीकेशन को ही चेक किए ना, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट क्या, 100%। तो ये आंसर तो गलत हो गया। इस सिस्टम टेस्टिंग कंप्लीट एप्लीकेशन को चेक करना हुआ, तो ये तो आंसर गलत हो। फिर वो दूसरा बोलेगा, वी वैलिडेट अगेन, अगेन
क्यों भाई? एक बार में? ये तो आपका आंसर गलत हो गया। यहाँ पे दोबारा से चेक करके आप क्या उखाड़ लोगे? क्या मिल जाएगा आपको? या तो आपको पहली बार में आपको भरोसा नहीं है कि आपने सही काम किया है, तो दोबारा से क्या भरोसा है कि आप सही काम करोगे? और दोबारा क्यों करोगे? कल को तो आप फिर बोलोगे कि नहीं, तीसरी बार भी हम करेंगे। तो कंपनी आपको क्यों हायर कर रखी है? मतलब आप पहली बार सही काम नहीं कर रहे थे, मतलब आप इनकैपेबल हो। तो आपका ये भी आंसर गलत हो गया। अब क्या होगा सिस्टम सिस्टम टेस्टिंग का आंसर? ये दोनों सिस्टम टेस्टिंग में लोग बोलते हैं ना सर। अब क्या होगा सिस्टम टेस्टिंग का आंसर? दोनों तो फेल हो गए। तब वो आ बा सा दा शुरू कर देते हैं कैंडिडेट। अब ये सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है, आप देखो। आपके घर में, इसको एक एग्जांपल से समझो। मैं हर क्लास में एग्जांपल देता हूँ। इससे बेस्ट मुझे अभी तक मिला नहीं है, आगे मैं सोचूंगा अगर मिलेगा तो आगे से वो दूंगा। कि आपके घर में एक बच्चा है, 5-7 साल का, 8 साल का बच्चा है, छोटा बच्चा है। घर में रहता है, सबकी बात मानता है, खेलता कूदता है, अपना स्कूल तो जाना है नहीं, 4-5 साल का बच्चा है। सबकी बात मानता है, सब बढ़िया काम करता है। बच्चा बहुत अच्छा है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग डन। अब बच्चा गया बाहर, पार्क में आप ले गए शाम में उसको। पार्क में जाते के साथ ही वो सबके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है। पार्क में जाते ही सबके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है। तो प्रॉब्लम किस में है? हमारे बच्चे में है या पार्क में जो बच्चे खेल रहे हैं उनमें प्रॉब्लम? हमारे बच्चे में। तो हम उसे समझाएंगे कि लड़ाई झगड़ा मत करो, सबके साथ अच्छे से खेलो कूदो। क्यों समझाएंगे भाई? बिकॉज हम लोग सोशल आदमी है। ह्यूमन जितने हैं सब सोशल एनिमल हैं। तो उन्हें तो सोसाइटी में रहना पड़ेगा। मतलब एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज होके काम करना पड़ेगा। करेक्ट। उसी तरह जो आपका सॉफ्टवेयर है एक्स, वो खुद तो बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन जब वो लाइव होगा तो हो सकता है यूजर इस एक्स से मिलता जुलता कोई दूसरा सॉफ्टवेयर भी वाई यूज कर रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक्स बोले नहीं, वाई को हटाओ तभी हम काम करेंगे। ये एक्स किसी जेड सॉफ्टवेयर के साथ भी कुछ ना कुछ काम कर रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है कहीं ना कहीं। ये जेड किसी और ने बनाया है। इसके साथ भी तो वो सही काम करे, इसके साथ भी सही काम करे। जैसे एक्स एम एस वर्ड मान लो, आपने एम एस वर्ड को टेस्ट किया, बढ़िया चला सब कुछ, अब लाइव हो गया। अब आप एम एस वर्ड से पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहे हो अपने रिज्यूम को। तो एम एस वर्ड ने तो पीडीएफ नहीं बनाया ना सर। पीडीएफ बनाया, दिस इज द पीडीएफ सॉफ्टवेयर। पीडीएफ बनाया किसने? एडोब वालों ने। तो जब पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे तो एमएस वर्ड में जो बोल्ड कैरेक्टर है, जो इटालिक है, जो अंडरलाइन किया हुआ है, वो वैसा ही तो इसमें भी आना चाहिए ना। तो अब देखो, मेरा सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। जैसे मेरा बच्चा दूसरे के साथ अच्छे से खेले कूदे, राइट। अब ये मेरा सिस्टम, मैं प्रिंट दे रहा हूँ।
प्रिंटर है मेरा एचपी का, प्रिंटर है मेरा एप्सन का, प्रिंटर है मेरा ब्रदर का। तो प्रिंटर तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने नहीं बनाया। एमएस वर्ड प्रिंटर के साथ, प्रिंटर का जो भी सॉफ्टवेयर ड्राइवर हमने इंस्टॉल कर रखा है, प्रॉपर इंटीग्रेट करना चाहिए ना। तभी तो जिस फॉन्ट में जो इटालिक है, बोल्ड है, वैसा ही प्रिंट निकाले। राइट और रॉन्ग? राइट। इसका मतलब हुआ कि सिस्टम टेस्टिंग, टेस्टिंग माय सिस्टम with other system is called system testing. अगर सिस्टम की जगह आप ये भी बोल सकते हो माई एप्लीकेशन। सिस्टम, आईटी कंपनी में एप्लीकेशन को सिस्टम ही बोलते हैं। तो टेस्टिंग माई सिस्टम विथ अदर सिस्टम, दूसरे सौ एप्लीकेशन के साथ, और वो प्रॉपर सही तरीके से काम करे, दिस इज कॉल्ड सिस्टम टेस्टिंग। और बहुत लोग क्या बोल देते हैं सिस्टम टेस्टिंग में, एक तीसरा डेफिनेशन, एंड टू एंड टेस्टिंग कर रहे हैं। ये भी पढ़ा होगा, गूगल पे बहुत जगह दिया हुआ है, एंड टू एंड टेस्टिंग करना सिस्टम टेस्टिंग होता है। और एंड टू एंड टेस्टिंग अब क्या होता है ये आप देखो। जो एंड टू एंड टेस्टिंग बोलते हैं सिस्टम टेस्टिंग होता है। जस्सी क्या होता है, क्या बोल रहे हैं? एंड टू एंड मतलब दो एंड है, एक ये है एक ये है। करेक्ट? तो कोई भी सिस्टम का सर क्या होता है स्ट्रक्चर? दिस जीयूआई, मिडिल लेयर एंड डेटाबेस। करेक्ट? यही होता है ना सर? यही होता है। तो पहला एंड तो ये हो गया, दूसरा एंड ये हो गया। आप यहाँ से जो भी डेटा भेजोगे वो रिक्वेस्ट जाएगा यहाँ पे, यहाँ से डेटाबेस में जाएगा। कोई रिक्वेस्ट पुल करना चाहते हो तो यहाँ से बाहर निकलेगा और ये आपको दिखेगा। तो ये सिस्टम टेस्टिंग कैसे हो गया? आप इंटीग्रेट यूजर आईडी पासवर्ड आप यहाँ से भेज रहे हो और लॉगिन पे क्लिक कर रहे हो, तो डेटाबेस कंफर्म करके आपको तभी तो सर इनबॉक्स में ले जाता है। तभी तो इनबॉक्स में ले जाता है। तो ये सिस्टम टेस्टिंग कहाँ से हो गया? ये तो इंटीग्रेशन हुआ ना, कि डेटाबेस के साथ प्रॉपरली इंटीग्रेट है आपका सिस्टम। राइट? सो कभी भी ये आंसर मत करना, गलती से भी नहीं, कि एंड टू एंड टेस्टिंग इज द सिस्टम टेस्टिंग। एंड टू एंड टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ये भी आपको सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग ही होता है, ये सिस्टम टेस्टिंग नहीं होता है। क्लियर है? ओके। कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे रोक देना ना। अब आते हैं हम अपने वी मॉडल पे। ये पूरा हम टेस्टिंग लेवल समझ गए।
ये समझ गए? देन ये क्या होता है? वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, स्टैटिक, डायनेमिक। नाउ अब बेसिक क्वेश्चन हमारा, बेसिक इनिशियल क्वेश्चन, भाई वाटरफॉल में ये डिमेरिट था, तो क्या वी मॉडल ने डिमेरिट दूर किया? तो भाई एक तो साफ साफ दिख रहा है, टेस्टिंग कम्स वेरी लास्ट, तो इसको तो दूर कर ही दिया कि टेस्टिंग पैरेलली आ गया। दूसरा जो है, गोइंग रिवर्स इज अ बिट कॉम्प्लेक्स। यस, वी वाटरफॉल में था, लेकिन वी मॉडल में भी तो हो सकता है कि टेस्टिंग चल रहा है और वापस फिर रिक्वायरमेंट में चेंज होना आ गया। ये भी तो हो सकता है इसमें भी। तो कंपनीज ने बोला, टेक्निकल टीम ने बोला कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप जितनी मर्जी जितनी रिक्वायरमेंट चेंज करो, वी आर रेडी टू चेंज इट। लेकिन अभी जो रिक्वायरमेंट जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, इसको मैं डिलीवर कर देता हूँ आप। सो अभी जिस रिक्वायरमेंट पे हम काम कर रहे हैं, वी आर जस्ट डिलीवरिंग यू। सो जो था हमारा पे बटन के साथ, पे के साथ क्या क्या था? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, सीओडी। अभी मैं आपको इतना डिलीवर कर देता हूँ, लेट से रिलीज 2.5 है ये, मैं डिलीवर कर देता हूँ इसको, मैं आपको रिलीज कर देता हूँ। नाउ जो नेक्स्ट है, अब एक ही चीज है ना, क्या? यूपीआई। तो इसका डिजाइन, रिक्वायरमेंट, डिजाइन, कोड, सब कुछ इंटीग्रेट हम कर देंगे, एंड आई विल डिलीवर दिस इन 2.6। मतलब फेज वाइज डिलीवरी कर देंगे। फेज वाइज डिलीवरी कर देंगे। ये भी प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है। तो वी मॉडल ने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो वी मॉडल में क्या हुआ कि जितनी सर्विस बेस्ड कंपनी है, जैसे टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, एसेंचर, मतलब 70%। आईटी कंपनी अगर इंडिया में अगर 100% है, तो 70% कंपनीज आर सर्विस बेस्ड कंपनी। सर्विस बेस्ड का मतलब क्या है सर? कि ठेके पे काम आपका उठाए, एचसीएल वगैरह सब सर्विस बेस्ड है। ठेके पे आपका काम उठाए, काम खत्म करके हम आपको डिलीवर कर दिया, अब आके आके आप आगे आप देखो क्या करना है। आपसे मैंने 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, जितने साल का प्रोजेक्ट था, आपने मुझे दिया था, वो पूरा काम हमने खत्म कर लिया और आपको हम डिलीवर कर दिया, अब खत्म, मेरा टेंशन खत्म। दीज आर कॉल्ड सर्विस बेस्ड कंपनी। तो जितनी सर्विस बेस्ड कंपनी है, वो वी मॉडल को यूज करती है, वो सारा वी मॉडल यूज करती है। तो अब आता है कि भाई अजाइल क्यों आ गया फिर? जब सर्विस बेस्ड कंपनी वी मॉडल को यूज करके उनका सारा पेन एड्रेस हो रहा था, सारा जितना भी प्रॉब्लम था, टाइम का, बजट का, ठीक है, मॉडिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, ये सब कुछ जब वी मॉडल में हो रहा था, तो फिर अजाइल क्यों आया? तो अगर आप देखो वी मॉडल को, तो यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट पूरा बन रहा है, यहाँ पे भी डिजाइन पूरा हो रहा है, यहाँ पे भी कोड पूरा हो रहा है, तब वो टेस्ट के लिए जा रहा है। अब वो टेस्ट के लिए जा रहा है। ये टेस्टिंग के अपने लेवल है, ठीक है, उसके बाद हो रहा है। तो रिक्वायरमेंट पूरा बना, मतलब ABCD सबका रिक्वायरमेंट बना, तब वो एक डिजाइन बना, फिर बी डिजाइन, सबका डिजाइन बना, फिर ए का डेवलपमेंट हुआ, तब आपको मिला इंडिविजुअल, फिर बी का हुआ तब मिला।
अब क्लाइंट के हिसाब से इसमें से मान लो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका नंबर तो मान लो हर मॉड्यूल बनाने में 1 महीना लग रहा है, तो इसका नंबर तो 30, डी वाले का 5वें 4थे महीने में आएगा नंबर। तो क्लाइंट ने वही बोला, हम डिसाइड करेंगे हमें क्या चाहिए पहले, इसीलिए अजाइल आया। क्लियर? कोई क्वेश्चन गाइस? सर मेरे को सिस्टम टेस्टिंग और सिस्टम इंटीग्रेशन में मतलब डाउट है, डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है सही तरीके ठीक है, जैसे मैं बता देता हूँ दोबारा से, देखो। हम्म आउटलुक यूज करते हो सर? से। यस सर। आपको आपके काम से ही समझा रहा हूँ। आउटलुक मेल यूज करते हो, तो आप आउटलुक ऐप पे आपकी कंपनी कॉन्फ़िगर कर दी, एप्लीकेशन जो लैपटॉप में होता है उसमें आप यूज कर सकते हो। देन ब्राउजर पे भी ओपन करते हो, करेक्ट? राइट सर। एंड देन मोबाइल ऐप में भी यूज करते हो, करेक्ट? 3 जगह आप यूज कर रहे हो ना इसको। यस सर। दिस इज व्हाट एक सिस्टम है, वो ऐप के लिए मान सकते हैं बना था। ब्राउजर में भी तो आप, और ब्राउजर में भी क्रोम, फायरफॉक्स, आई, सफारी, सब पे यूज कर रहे हो ना। अदर अदर सिस्टम पे भी तो सही चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि क्रोम पे यूज कर रहे हो तो राहुल को मेल भेजना है तो राहुल को ही जाएगा, और फायरफॉक्स पे ओपन कर रहे हो तो राहुल को भेजना है तो अमित को चला जाए मेल, करेक्ट? सिस्टम चेंज हो गया ना। अब ये ब्राउजर ब्राउजर एक अलग सिस्टम है ना, अलग सॉफ्टवेयर है, राइट? यस सर। दिस इज कॉल्ड सिस्टम टेस्टिंग। आपका सिस्टम ये है, आउटलुक मेन सॉफ्टवेयर आपका ये है, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चल रहा है ना सर। दिस इज कॉल्ड सिस्टम टेस्टिंग ना। आउटलुक के अंदर अब लॉगिन है, इनबॉक्स है, सेंट है, ड्राफ्ट है, ट्रैश है, स्पैम है, फिर आप कुछ फिल्टर कंडीशन लगाते हो कि इसका मेल इसी पर्टिकुलर फोल्डर में जाए, करेक्ट? दीज आर व्हाट फीचर ऑफ आउटलुक ना। These are coming in the system integration testing. यस, दिस इज कॉल्ड सिस्टम इंटीग्रेशन। यस सर क्लियर है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिस्टम इंटीग्रेशन। ठीक है, क्लियर है ना ये अब? ना, अब मैंने एक बोला था टेस्टिंग लेवल्स है सर ये 4। अब हम अपना शुरू से एक बार देखते हैं। ब्लैक बॉक्स, यहां से लिखते हैं। टेस्टिंग टाइप, ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स के कितने टाइप होते हैं? ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स एंड ग्रे बॉक्स होता है, करेक्ट? सो ब्लैक बॉक्स के टाइप कौन कौन से होते हैं? फंक्शनल, नॉन फंक्शनल,
एंड परफॉर्मेंस। फंक्शनल के एट्रीब्यूट्स होते हैं फंक्शनैलिटी, पोर्टेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड इंटरऑपरेटेबिलिटी। नॉन और फंक्शनैलिटी जो होती है इसके होते हैं सर लेवल्स। लेवल्स कौन कौन सा? यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम इंटीग्रेशन, सिस्टम टेस्टिंग एंड यूएटी। दीज आर लेवल्स। और इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें तो वही होता है जीयूआई एंड यूजेबिलिटी। परफॉर्मेंस का वॉल्यूम, लोड, स्ट्रेस। अब इस चीज को ध्यान रखना, ये ब्लैक बॉक्स हो गया, देन व्हाइट बॉक्स। व्हाइट बॉक्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? कोड, कोड कवरेज, पाथ कवरेज एंड कंडीशन कवरेज। अब इसमें कुछ इसके एट्रीब्यूट्स अलग नहीं होता, और ग्रे बॉक्स सिर्फ पढ़ने के लिए होता है। सो टेस्टिंग टाइप कौन कौन सा? ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स एंड ग्रे बॉक्स। ब्लैक बॉक्स के कितने टाइप होते हैं? फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, परफॉर्मेंस। फंक्शनल के एट्रीब्यूट्स फंक्शनैलिटी, रीयूजेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, इंटरऑपरेटेबिलिटी। और फंक्शनैलिटी के जो लेवल्स होते हैं यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम इंटीग्रेशन, एसटी एंड यूईटी। दैट्स इट। अब यहाँ पे कहीं पे भी रिग्रेशन, रीटेस्टिंग, स्मोक, सैनिटी, फलाना ढिमकाना दिख रहा है सर कहीं? यही सर, लेकिन होता तो मेन वही है। अबे हाँ, वो फेज है टेस्टिंग का, वो सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग का फेज है, वो सिस्टम टेस्टिंग का फेज है सारा। ठीक है, इसीलिए इंटरव्यूअर पूछता है जानबूझ के, आप 4 साल 5 साल एक्सपीरियंस है और आप जा रहे हो, आपसे पूछता है कि व्हाट आर द टेस्टिंग टाइप्स। तो लोग वो क्यों पूछ रहा है ये क्वेश्चन? क्या उसे पता नहीं है इंटरव्यूअर को कि 4 साल काम किया है तो ये क्या क्या टेस्टिंग करता होगा? ऐसा तो है नहीं कि उसे नहीं पता है, लेकिन वो आपका कॉन्सेप्ट पकड़ना चाहता है, देखना चाहता है कि आपका कॉन्सेप्ट है कि नहीं। और आप बोलते हो रिग्रेशन, सिस्टम टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग कोई टाइप ही नहीं है। और वो चुप रहता है, हाँ हाँ ठीक है बोलो और कौन कौन सा है? हाँ ठीक है। मैं आपको लगता है मैंने तो सब बोला है, रिग्रेशन, रीटेस्टिंग। अच्छा स्मोक छूट गया था, जो कि होता ही नहीं है। अभी आगे आपको जब मैं बताऊंगा ना सिस्टम, जब बग लाइफ साइकिल में बताऊंगा आपको, तो आपको बताऊंगा कि ये रिग्रेशन, रीटेस्टिंग, स्मोक, सैनिटी सब क्या होता है। ये सिस्टम हर दोनों टेस्टिंग में, एसआईटी और एसटी, इन दोनों टेस्टिंग का फेज है। अभी मैंने आपको जो लेवल लिखा था,
उसके बाद बोला था कि यहाँ पे देखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। और जब आप अब ऐसे आंसर करोगे ना, आप सुन लेना इंटरव्यूअर से, वो बोलेगा तुम्हारा टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट तो बहुत जबरदस्त है। ठीक है, आगे अभी और आएगा। क्लियर है ना इतना अभी? यस सर। चलो, अब अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग अपना मेल आईडी दे दो मुझे, सो दैट